तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कल जो हादसा हुआ, कैसे हुआ, वो सब कुछ आपके सामने कहानी के जरिए रखी थी। आज शाम को, देर शाम, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनके साथ इस हादसे में जिन तमाम लोगों की मौत हुई, उनके शव को दिल्ली लाया गया और दिल्ली में ही आगे की सारी जो रस्में हैं वो पूरी की जाएंगी। तो एक नहायत अफसोसनाक हादसा जो कल हुआ, उसको लेकर दुनिया भर के अलग अलग देशों ने भी शोक जताया और इसके लेकर तमाम सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। आज एक तस्वीर आई, एक वीडियो, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, न्यूज़ चैनल पे भी देखा हो। बहुत ही एक वीडियो है छोटा सा, जिसमें इस MI-17V5 हेलीकॉप्टर, जिसमें जनरल बिपिन रावत सवार थे अपने 9 साथियों और 5 क्रू मेंबर के साथ, करीब 12:19 से 20 मिनट का ये वीडियो है जो रिकॉर्ड किया है नीचे से किसी ने। और उसकी वजह ये थी कि ये हेलीकॉप्टर बहुत नीची उड़ान भर रहा था और हादसे से मिनट भर पहले का ये वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को, दीपक को कहूंगा कि उसमें डाल भी दे। तो ये वीडियो बेहद नीची उड़ान भर रहा है, लेकिन इस वीडियो को देख के 2-3 चीज़ें समझ में आती। एक, घने जंगल के ऊपर से गुजर रहा था। 2, आसमान में बादल थे, धुंध है। और उसके बाद कुछ सैलानी भी इसमें नज़र आते हैं, टूरिस्ट, और वो भी घबरा जाते हैं इतनी नीची उड़ान को देखकर। और फिर एक ज़ोर के किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है जो ये चॉपर था। उसके बाद फिर आग लगने और बाकी तमाम उसके भी वीडियो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ये मैं आपको इस वीडियो का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इस वीडियो से देखकर कम से कम मौसम का अंदाज़ा लग जाता है कि वहाँ पे उस वक्त मौसम क्या था। एक कृष्ण स्वामी, जो कि नांजप्पा सैथियाना गांव है, ये कन्नूर ज़िले का, वहाँ की एक चश्मदीद थे जिन्होंने सबसे पहले देखा था इस चॉपर को गिरते हुए। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने देखा कि ये चॉपर नीचे आया तेज़ी से और पेड़ से टकराया और फिर एक दूसरे बड़े पेड़ से टकराया और फिर इसमें आग लग गई। लोगों को जलते हुए देखा, फिर वो घबरा गया, बाकी को बताया। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने खैर बताई। अब इस तस्वीर, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं, हर तरफ कुछ जानकार भी पूछ रहे हैं। तो पहले उन सवालों को और फिर आपको बताऊंगा मौसम विभाग ने क्या कहा था और ये प्लेन, ये हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा। सवाल ये है कि क्या हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी पहला, जिसकी वजह से ये तेज़ी से नीचे गिरा और फिर पेड़ से टकराया। क्या बादल बेहद नीचे होने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि बादल नीचे था और पायलट को दिखाई नहीं दिया और जब तक उस धुंध और बादल को चीरता हुआ निकलता तब तक हेलीकॉप्टर किसी पेड़ से टकरा गया। उसको यानी कि ऊंचाई का और गहराई का अंदाज़ा नहीं हुआ। क्या विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये हादसा हुआ, यानी कि कम दिखाई दे रही थी दूरी तक और मौसम ख़राब था, धुंध भी था, बारिश भी हुई थी सुबह। क्या बादलों के नीचे होने की वजह से हेलीकॉप्टर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, जहां तक कि उसको नहीं भरनी चाहिए। मौसम विभाग ने कल एक चेतावनी दी थी कि आज कन्नूर के आसपास के आसमान में मौसम साफ नहीं रहेगा और हर उड़ान से पहले सुलूर से ये मौसम विभाग की इस रिपोर्ट को लिया जाता है। लेकिन इस मौसम विभाग की रिपोर्ट के बावजूद जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाज़त दी। सवाल ये कि इजाज़त किसने दी। मौसम विभाग के इस कहने के बावजूद कि मौसम ख़राब है, हेलीकॉप्टर ने उड़ान कैसे भरा। क्या उड़ान भरने के लिए पायलट पर दबाव डाला गया? अगर हाँ तो किसने डाला? और अगर मौसम ख़राब था तो एक सवाल ये भी है कि सुलूर से वेलिंगटन तक की दूरी बाई रोड क्यों नहीं तय की जा सकती थी। मुश्किल से शायद 87 to 90 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ और जंगल का रास्ता है तो करीब 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन ये फिर भी ज़्यादा नहीं था। तो और इस रूट की कई बार VVIP जब रूट लगता है तो इसकी एक अल्टरनेट तैयारी की जाती है कि अगर मौसम ख़राब हो, दोनों ही जगह पे आमतौर पे हिली एरिया है, जंगल है, चाहे वो वेलिंगटन हो चाहे वो कन्नूर हो, तो बाई रोड का भी एक रास्ता विकल्प के तौर पर रखा जाता है। तो ये रास्ता क्यों नहीं अपनाया गया। अब यहाँ पे
ये सारे सवाल हैं। अब उन सवालों पे चलें और उसके बाद करें बात। पहले कुछ और बेसिक आपको इनसाइट चीज़ें बताता हूँ। कल सुबह कुन्नूर में सुबह से बारिश हो रही थी। जनरल बिपिन रावत का जो स्पेशल एयरक्राफ्ट था जो दिल्ली से गया था, करीब 11:30 पे वहाँ लैंड किया था। उस वक्त भी मौसम ख़राब था, लेकिन वो एयरक्राफ्ट था, बड़ा था। अब उन्हें वहाँ से MI-17 सीरीज़ के चॉपर में यानी कि हेलीकॉप्टर में सवार होना था। मौसम विभाग ने सुबह से ही कह रखा था कि आज दिन भर मौसम ऐसे ही रहेगा, बारिश होती रहेगी, बीच बीच में धुंध रहेगा, बादल नीचे रहेगा, बादल आसमान में रहेगा और मौसम इसी तरह ख़राब रहेगा। किसी भी उड़ान को उड़ने के लिए वेदर की रिपोर्ट और उसकी क्लियरेंस, ये दोनों मायने रखती है और उसको मानना पड़ता है। लेकिन कल इस वेदर की रिपोर्ट को अनदेखी की गई। तो ऐसा क्यों हुआ, किसके फोर्स करने पर हुआ, इस बारे में अभी कोई जवाब नहीं है। अब जो पूरा रूट है उसको भी यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। सुलूर से जो वेलिंगटन जाते हैं तो आमतौर पर जो एयर रूट है वो यहाँ से आने के लिए एक ख़ास एयर ट्रैक, जैसे हम लोग बात करते हैं, मैंने पहले भी आपको 1-2 बार बताया कि जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो एक ट्रैफिक होता है, एक रेड लाइट होती है, हमें राइट जाना, लेफ्ट जाना, सीधे जाना। आसमान में भी एक एयर रूट होता है। ये नहीं कि कोई भी प्लेन, कोई भी चॉपर, किसी भी आसमान चूँकि खुला है, खाली है, तो वो कहीं भी दाएं बाएं आगे पीछे जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि एयर कॉरिडोर होता है जिसके अंदर ही आपको दायरे में अपने प्लेन को या चॉपर को उड़ाना पड़ता है। पहले से वो रूट तय किया जाता है। कहते हैं कि एक एयर रूट जो होता है या कॉरिडोर वो 10 किलोमीटर के दायरे में होता है। मतलब उस 10 किलोमीटर के दायरे में प्लेन यहाँ से यहाँ तो हो सकता है दाएँ बाएँ, लेकिन 10 किलोमीटर के बाहर निकल के उसकी मर्ज़ी हो कि मैं आज इधर से निकल लूँ, इधर से निकल लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एक जो नई चीज़ आई है खबर, वो ये है कि कल आमतौर पर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जाने के लिए चॉपर का जो रूट होता है, कल उस रूट से हटकर एक दूसरा रूट इस्तेमाल किया गया। अब ये क्यों किया गया, ये अभी इसकी जानकारी नहीं है। जो एयरफोर्स के चॉपर हैं सारे, जो सुलूर से चलते हैं, जो उनका अब तक का रूट रहा है कल इस चॉपर से पहले तक, वो एक पक्का सुरनम लाई एक जगह है, इसके वेस्ट साइड से ये पूरा रूट उड़कर जाता है, जो ऊटी के ऊपर कोयम्बटूर नेशनल हाईवे के साथ साथ आसमान में उड़ता है। और कुन्नूर टाउन के ऊपर से ही सारे चॉपर गुजरते हैं जो सुलूर से चलते हैं। हेलीकॉप्टर को नीचे उतरने के लिए फिर जो आर्मी सेंटर में मौजूद इंडियन फोर्स के स्टाफ, ATC, ये सब लोग होते हैं, ये सिग्नल देते हैं, उसके बाद वो लैंड करता है। लेकिन वेडनेसडे को क्या हुआ कल कि जनरल बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर से गए, पक्का सुरनम लाई के ऊपर से उड़ान भरने की बजाय इन्होंने एक नया एरियल रूट लिया। और ये नया एरियल जो रूट था वो था नंझप्पा छतीराम, जो नेशनल हाईवे और कटेरी बुलियार सेक्टर के ऊपर था। आपको याद है कटेरी मैंने कहा था जहाँ पे कल ये हादसा हुआ। एक्चुअल में जिस जगह ये हादसा हुआ, इस जगह से इस चॉपर को उड़ना ही नहीं था, उसके ऊपर से गुजरना ही नहीं था। इसको तो गुजरना था पक्का सुरनम लाई जो कुन्नूर टाउन के ऊपर की तरफ है, वहाँ से गुजरना था। लेकिन ये जंगल की तरफ से एक नए एरियल रूट से गुजर रहा था। और अब ऐसा क्यों हुआ, क्या पायलट को किसी ने कहा या पायलट को कुछ टेक्निकल, आमतौर पे रूट तभी बदला जाता है जब 2-3 चीज़ें होती हैं। एक ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहता है कि आप अपना रूट बदल लीजिए और वहाँ से आप दूसरे रूट पे जाइए कि उधर वेदर या फिर डिस्टर्बेंस है, एयर पॉकेट्स बन रहे हैं, या फिर पायलट को लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, उसे फटाफट लैंड करना है कहीं पे भी, तो वो सबसे नज़दीकी जगह देखता है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि कल एयर ट्रैफिक रूट जो था एयर कॉरिडोर का, वो बदला क्यों किया, क्यों कुन्नूर टाउन के ऊपर से ये उड़ने की बजाय कट्टेरी के इलाके के और उस जंगल के ऊपर से ये चॉपर वेलिंगटन की तरफ जा रहा था। अब ये जो MI-17 सीरीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एडवांस है, पावरफुल है, इसके इंजन भी अच्छे हैं, ट्विन इंजन है, लैंडिंग भी इसकी सेफ़ है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर ये नीचे उड़ान भर रहा है और पेड़ से टकरा गया तो फिर MI-17 सीरीज़ हो या कोई और सीरीज़ हो, फिर उसका एक्सीडेंट होना 100% लाजमी है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से उड़ान भर रहा है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और हैं। एक, विजिबिलिटी कम, तो फिर आमतौर पे पायलट ऐसे हेलीकॉप्टर में ये करता है कि वो जो डिस्प्ले होता है उस पर साइट, वो उसे देखता है और अपने ATC को फॉलो करता है।
कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि बाहर में आपको अब धुंध है, बादल है, उसी के पास हैं आप, तो आपको ये भी पता नहीं चल रहा है कि आप कितने ऊपर कितने नीचे हैं, और कहीं डिस्प्ले और इस बीच में से थोड़ा सा ध्यान भटका और ऊंचाई कम हुई तो फिर कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन अभी इसके बारे में भी पुख्ता कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी इंक्वायरी होगी। लेकिन एक सवाल इस हादसे के बाद बहुत तेज़ी से उठा है, और वो ये है कि आप हाल के वक्त के जितने भी हेलीकॉप्टर या चॉपर क्रैश की इंसिडेंट्स को उठा लें, उसमें एक चीज़, कुछ रिपोर्ट तो पहले आ चुकी है और वो रिपोर्ट अपने आप में बड़ी अजीब है। उसमें कुछ रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो वीवीआईपी उसमें ट्रैवल करते हैं, कई बार पायलट कहता है कि मौसम ठीक नहीं है, वेदर ख़राब है और जाना रिस्की है, लेकिन वीवीआईपी जो गेस्ट जो बैठ के जाने वाले होते हैं, उनके ज़रिए, उनके लोगों के ज़रिए पायलट पर प्रेशर बनाया जाता, दबाव बनाया जाता कि कुछ नहीं होगा, चलो थोड़ी दूर की बात है। ऐसे कई इंसिडेंट हुए और कुछ की इंक्वायरी रिपोर्ट में आया भी है। हालांकि बहुत सारे, ज़्यादातर वीवीआईपी के ऐसे जो एक्सीडेंट हुए उसमें इन चीज़ों को छुपा लिया गया इंक्वायरी कमीशन के ज़रिए, लेकिन कुछ में आए भी। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ। 2 सितंबर 2009, 2 सितंबर 2009 को आंध्र प्रदेश के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, आपको याद होगा, वाईएसआर राजशेखर रेड्डी। इनकी भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी और कुरनूल के करीब जंगलों में हुई थी यह हादसा। उसकी तस्वीरें सभी के जहन में है। इत्तेफाक से कुरनूल में जब राजशेखर रेड्डी का ये हेलीकॉप्टर क्रैश किया 2009 में 2 सितंबर को, उस दिन भी मौसम ख़राब था और बारिश हो रही थी, और कहते हैं कि उस दिन पायलट ने ये आगाह किया था कि वेदर ठीक नहीं है तो इस सफ़र को अभी नहीं कर सकते, लेकिन पायलट के ऊपर दबाव बनाया गया कि कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर की बात है, और पायलट दबाव में उसने हेलीकॉप्टर उड़ाया और ख़राब मौसम ने इस हेलीकॉप्टर को निगल लिया। इसका क्रैश हो गया और इसमें चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी की मौत हो गई। पहला इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट 30 सितंबर 2001, इसका तो मैं भी गवाह हूँ। अपने एक्स सिविल एविएशन मिनिस्टर माधवराव सिंधिया 30 सितंबर 2001 को ये दिल्ली से गए थे कानपुर के पास एक जगह पे, एक चुनावी रैली थी, और उस दिन कानपुर के आसपास, कानपुर से करीब कुछ किलोमीटर की दूरी पे इनकी सभा थी, और इत्तेफाक से मैं किसी और शूट के लिए उस दिन कानपुर में था, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था। तो कानपुर के आसपास मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी। कहते हैं कि यहाँ से जब ये गए तब ठीक था सुबह मौसम, शाम को वापसी में वो मौसम ठीक नहीं था, बारिश हो रही थी, और ये कहा गया कि इस सफ़र को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन कहा गया कि वहाँ पे भी पायलट को दबाव डाला गया कि नहीं, कुछ नहीं होगा, और माधवराव सिंधिया का ये एक चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें उनकी भी जान गई, कुछ जर्नलिस्ट की भी जान गई, हमारे भी जो कैमरामैन थे उनकी मौत हो गई, जो रिपोर्टर थे रंजन, उनकी भी मौत हो गई, हिंदुस्तान टाइम्स के हमारे साथी, उनकी ही मौत हो गई। तो ये दूसरा इंसिडेंट जिसमें प्रेशर डाला गया। 3 मार्च 2002, 3 मार्च 2002 को अपने तब के लोकसभा के अध्यक्ष थे बाल योगी जी, इनकी मौत भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई, और इत्तेफाक से जब ये क्रैश हुआ उस दिन भी तेज़ बारिश हो रही थी, मौसम ख़राब था, फिर भी हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, हादसा हुआ और हमारे लोकसभा अध्यक्ष, उनकी मौत हो गई। अप्रैल 2011 अरुणाचल प्रदेश के एक सीएम चीफ मिनिस्टर दोरजी खांडू, ये भी तवांग में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त तवांग के पहाड़ी इलाकों में बादल बेहद नीचे था और मौसम बेहद ख़राब था। तो ये आपको बेसिक इंसिडेंट बताए जितने भी चॉपर के क्रैश हुए, और उन सब में कॉमन चीज़ ये थी कि वेदर ख़राब था, बादल नीचे था, और ऐसे में फिर चाहे वो कितना मजबूत MI-17 हो, कितना एडवांस्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जब मौसम ख़राब है तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर सब कुछ ऊपर वाले के ही भरोसे है। अब यहीं पे जो रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था कि कई बार ऐसी रिपोर्ट आई कि इसके लिए प्रेशर डाला जाता है पायलट पर वीवीआईपी के ज़रिए कि कुछ नहीं होगा, चलो थोड़ी देर की बात है। अच्छा, आम तौर पे चॉपर, हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड प्लेन में आप लंबा सफ़र तो दूरी तो तय करते नहीं हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होगा। कई बार ये भी लगता है पायलट शायद बहाना बना रहा है, लेकिन ये जान जोखिम में डालने वाली चीज़ होती है।
तो अभी तक जो शुरुआती चीज़ें सामने आ रही हैं इस हादसे को लेकर, उसमें सबसे बड़ी चीज़ आ रही है यही मौसम। दूसरी जो मिस्ट्री है वो ये है कि आम तौर पर जो सुलूर से वेलिंगटन तक का एयर रूट है, एयर कॉरिडोर है, उसको छोड़कर ये चॉपर दूसरे एयर कॉरिडोर से कैसे गुजर रहा था, उसकी क्या वजह थी? कोई मजबूरी थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मौसम की वजह थी, नहीं मालूम। तीसरी चीज़ आ रही है कि क्या प्लेन में टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थी, वो भी बाद में पता चलेगा। चौथी चीज़ अब इसमें यह है कि क्या पायलट की गलती थी? लेकिन ऐसे प्लेन जिसमें इतने वीवीआईपी ऐसे लोग बैठते हैं, इनके पायलट भी बड़े जांचे परखे आजमाए हुए होते हैं, तो उनकी गलतियों को लेके भी मतलब शक करना अपने आप में मुझे लगता है कि वो नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें एक आ रही है, साजिश की भी बात की, क्या ये साजिश हो सकती है? बहुत सारी आज मैं खबरें देख रहा था, कहीं पे चीन का भी नाम आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, लेकिन जब तक सबूत नहीं हो हमें नहीं कहना चाहिए। एक ये भी एंगल आया कि ये जो पूरा इलाका है कुन्नूर का, इधर आज भी एलटीटीई के सपोर्टर समर्थक मौजूद हैं, तो इसके पीछे एलटीटी का भी हो सकता है। लेकिन अगर एलटीटी के समर्थक इस इलाके में हैं तो ये कल की तो बात नहीं होगी, ये बरसों से अपना बेस जमाया होगा। तो क्या हमारी जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हों, हमारी जो मिलिट्री है, हमारे जो बाकी लोग हैं, क्या हो सोए हुए थे, उनको किसी की जानकारी नहीं थी? तो ये बात भी इस वक्त अटपटी लगती है। हालांकि जो एयर मार्शल की नेतृत्व में एक हाई टीम बनाई गई है, हाई प्रोफाइल, अब वो इसकी जांच करेंगे और वो इसमें मानवेंद्र सिंह है एयर मार्शल, जिनकी अगुवाई में जांच हो रही है। तो उसमें सारे टेक्निकल फॉल्ट, वेदर, साजिश, पायलट की गलती, हर पहलू से मामले की जांच की जाएगी। और अच्छी चीज़ ये है कि आज एयरफोर्स ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि इस हेलीकॉप्टर का जो ब्लैक बॉक्स है एक तरह से वो बरामद हो गया। हालांकि टेक्निकल तौर पे ये कहें तो शायद ब्लैक बॉक्स शब्द इस्तेमाल पूरी तरह से टेक्निकल सही नहीं है, इसलिए कि ब्लैक बॉक्स जो जहाज़ हैं, प्लेन हैं, उसके लिए वो टर्म यूज़ होता है। हेलीकॉप्टर के लिए आमतौर पर एफडीआर या फिर सीवीआर यूज़ होता है। एफडीआर मीन्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या फिर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो इसको आप एक तरह का ब्लैक बॉक्स ही मैं कह के चलता हूँ। तो वो ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। अब ब्लैक बॉक्स से क्या होगा, इसमें ऐसा कौन सा जादू होता है? ब्लैक बॉक्स से बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जो अभी मैं लगातार कह रहा हूँ कि मौसम की वजह से हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, पायलट की गलती थी या साजिश। कैसे? ब्लैक बॉक्स वो चीज़ होती है, एक जादू का डब्बा जो प्लेन के अंदर पिछली तरफ रखा जाता है, चॉपर में शायद आगे की तरफ। ब्लैक बॉक्स में एक पायलट और को पायलट जो भी बात कर रहे हैं कॉकपिट के अंदर, कॉकपिट वो जगह जहाँ पायलट और को पायलट बैठते हैं, वो सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं। फ्लाइट में जो वो ऑपरेशन को अंजाम देते हैं वो सारे डेटा रिकॉर्ड होते हैं। को पायलट और पायलट एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जो बात करता है वो सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं। अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो वो आखिरी पल तक की सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। अब ब्लैक बॉक्स यहाँ पे ये बता सकता है, मान लीजिए कि हादसे से पहले पायलट ने एटीसी को कांटेक्ट किया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, और बोला कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है या तो कोई भी इंजन में ख़राबी आ गई है, बाकी चीज़ें, तो वो रिकॉर्ड हो गई, तो इससे पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। अब मान लीजिए कि पायलट ने ये कहा कि हमें बहुत नीची उड़ान है, बादल बहुत नीचे, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और या तो पेड़ और ये हम टकरा सकते हैं, तो ये भी पता चल जाएगा। अचानक अगर वो कहता है, पायलट की कोई आवाज़ आ रही है कि हम पे कोई चीज़ आकर गिरी है या हमें निशाना बनाया गया, वो भी आ सकता है। अब ये सब कुछ कहने का मौका ना मिले, कई बार ऐसा होता है कि अचानक हादसा हो गया, तो कम से कम जो चीख, जो आखिरी शब्द, जो बातें, वो सारी रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो हर वो चीज़, यहाँ तक के कहते हैं कि जो आप सांस लेते हैं वो भी कॉकपिट के अंदर, पायलट और को पायलट, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो इस कॉकपिट में वो सारी जो ब्लैक बॉक्स होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उसमें वो सारी बातें रिकॉर्ड होंगी। तो आखिरी पलों में क्या हुआ 11:45 से 12:20 तक, जब तक ये क्रैश नहीं हुआ था, क्या बातें हुई उस वक्त, क्योंकि पुरानी बातें भी आपके काम आती है। 11:45-50 में जब आपने टेक ऑफ किया, ऊपर उड़े, तो मौसम कैसा है पायलट वो भी बता रहा होगा, वो रिकॉर्ड हो रहा होगा। जब वो 11:15 पे, 12:15 पे अब क्या हो रहा है वो भी बता रहा होगा। 12:20 पे जब ये इंसिडेंट हुआ, उससे पहले उसने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें इस ब्लैक बॉक्स या फिर कहें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर या कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होगा, और इससे
बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि इस हादसे की वजह क्या है। अब ब्लैक बॉक्स, कुछ लोगों ने आज मेल किया था इसलिए मैं ये बताता हूँ, शायद मैंने पहले ही बताया था कि खासियत ये होता है कि इतना मजबूत होता है कि चाहे आसमान में कितनी भी ऊंचाई से नीचे गिरे ये कभी टूटता नहीं है, समंदर की कितनी भी गहराई में चला जाए ये कभी डूबता नहीं है, और इसको आप कितनी भी खौलते हुए आग में लावे में डाल दीजिए ये जलता नहीं है। तो मतलब न ये टूट सकता है, न जल सकता है, न डूब सकता है, न पानी में ख़राब हो सकता है, और इसीलिए ये ब्लैक बॉक्स हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है। और ज़्यादातर जो इस तरह के प्लेन क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश ये होते हैं, इनमें ब्लैक बॉक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये एक्चुअली एक सबसे जो मजबूत धातु होती है टाइटेनियम, उससे बना होता है, और यही वजह है कि इसके टूटने और डूबने और जलने की गुंजाइश बचती ही नहीं है। जो आमतौर पे ब्लैक बॉक्स में डेटा रिकॉर्ड होता है उसको रिट्रीव करने में, समझने में, सारी चीज़ें करने में करीब अमूमन 1 हफ्ते से 10 दिन तक का वक्त लगता है, जो सारी चीज़ें फिर बता सकती हैं। अब ये यहाँ पे दूसरी चीज़ एक और है, प्लेन में तो हर एक में ब्लैक बॉक्स मस्ट है, ज़रूरी है। हेलीकॉप्टर में कई बार ये होता है कि आप सिर्फ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रख लें, यानी CVR, जो हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा है उसकी बातचीत आप सुनते रहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। अब अगर आप फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर रखते हैं तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर 20 से कम लोग हैं उसमें बैठते हैं और सिंगल पायलट वाला है, तब तो सिर्फ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ही काम चल जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा है, जैसे इस MI-17 सीरीज़ में 36 लोग बैठ सकते थे, तो इसमें फिर आपको फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी रखना पड़ता। अच्छा, ये बड़ा है, और चूँकि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल है, तो इसीलिए इसमें जो हादसा हुआ इसमें फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR, ये दोनों लगे हुए थे। आमतौर पे सारे हेलीकॉप्टर में दोनों नहीं होते, बस एक से काम चल जाता है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये महंगा होता है, इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी खर्चीला होता है। तो जिस चॉपर में या जिस जगह पे FDR और CVR दोनों लगे हों, फिर वो समझ लीजिए कि ब्लैक बॉक्स का एक रूप है। और जहाँ सिंगल हो तो फिर आप उसको सिर्फ यही कहेंगे ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है या फिर ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है। तो अब ये चीज़ें तो मिल गई हैं, इसके बाद जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। हालांकि पहले के अगर पुराने इतिहास देखें तो एक चीज़ तय है कि बहुत कम ऐसे जो हादसे हुए जिसमें अब VVIP सारे तो तमाम हमारे जो नेता होते हैं, ख़ास तौर पर बड़े बड़े लोग हैं, तो अब किसी ने फोर्स किया, जबरन उड़वाया, मौसम ख़राब है, अनदेखी की, ऐसी चीज़ें ऐसी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में दबा दी जाती हैं, सामने नहीं आती। अब इस हादसे में क्या हुआ, सच्चाई क्या थी, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें कमेटी एक हाई लेवल की बैठ चुकी है, और मुझे लगता है कि जब इसकी रिपोर्ट आएगी तब ऑथेंटिक तौर पर कि क्या हुआ होगा ये कह सकते हैं। लेकिन अभी जितने एक्सपर्ट्स हैं, और ख़ास तौर पे वहाँ के कुन्नूर के जो पिछले 24-48 घंटे में वेदर की रिपोर्ट है, उसको देखते हुए अभी तक ज़्यादातर एक बड़ी तादाद में इनका यही मानना है कि इस हादसे की वजह शायद मौसम था, और मौसम की वजह से ये क्रैश हुआ है। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।